तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री का एक टॉपिक, जिसकी यूनिट है हमारी जो एक बुक चलती है एमएससी फाइनल ईयर के अंदर, एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी फोटोकेमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट के नाम से एक बुक चलती है, जो 100 नंबर की आती है एमएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री के अंदर। यानी एमएससी की जो सेकेंड ईयर होती है, फाइनल ईयर होती है, उसके अंदर हमारा ये क्या चलता है, टॉपिक चलता है। तो उस बुक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उस बुक का नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी फोटोकेमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट। ये हमारी 100 नंबर की बुक आती है, 100 मार्क्स की। यानी इसमें से 5 यूनिट आएंगी हमारी एग्जाम के अंदर। 5 यूनिट आएंगी, वो कितने नंबर की आएंगी, 100 नंबर की आएंगी। कि एक क्वेश्चन आएगा वो अपना कितने नंबर का आएगा, 20 नंबर का आएगा। ठीक है, तो 5 यूनिट में से 5 क्वेश्चन आएंगे, 20-20 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं। तो 100 नंबर की हमारी ये क्या होती है, बुक होती है पूरी। अब देखो, एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक बार हम बुक के जो हमारी हेडिंग है उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। तो देखो, एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है। जैसे हमने सेकंड ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर नहीं पढ़ी, सेकंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर पढ़ी थी। एमएससी प्रीवियस के अंदर भी हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी। हमारी एक बुक चलती थी स्पेक्ट्रोस्कोपी, 50 नंबर की बुक आती थी। तो हमने वहाँ पे पढ़ी थी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हमें यूज़ में कहाँ पे लेना है, कहाँ पे वो स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ में ली जाती है, उसके बारे में पूरी स्टडी करेंगे। वो पढ़ेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। ठीक है, आज तक हमने जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है, उस पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ हम कहाँ ले सकते हैं हमारी केमिस्ट्री के अंदर। वो सारी की सारी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो स्टडी है, वो जहाँ पे यूज़ में ली जाएगी, उस पर्टिकुलर एक बुक बना दी उसने, उसका नाम है अपनी एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर। अब देखो, दूसरा अपना फोटोकेमिस्ट्री हमने पढ़ भी ली थी पहले भी, लेकिन बार मैं दोबारा बता दूं। फोटो का मतलब होता है कोई भी फोटोन। ठीक है, यानी कि कोई भी पार्टिकल, एनर्जी का पार्टिकल। और केमिस्ट्री का मतलब रसायन। तो अगर हम किसी फोटोन के इंसिडेंट होने से, किसी लाइट पार्टिकल के इंसिडेंट होने से जो केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, जो भी चेंजमेंट होंगे किसी भी मॉलिक्यूल कंपाउंड के अंदर, किसके कारण जो इंसिडेंट क्या हो रहे हैं, फोटोन हो रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं, उनके कारण जो भी चेंजमेंट होंगे, केमिकल चेंजमेंट होंगे किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर, वो सारी की सारी स्टडी जिस ब्रांच में होती है केमिस्ट्री की, वो कौन सी ब्रांच होती है, अपनी फोटोकेमिस्ट्री। ठीक है। फिर अपनी अगली आती है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का मतलब होता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अब उन सॉलिड फॉर्म की जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बारे में जो स्टडी की जाती है, उनके जो केमिकल चेंजमेंट्स वगैरह हैं, उनकी होल स्टडी की जाती है जिस ब्रांच में, वो होती है अपनी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। ठीक है, एमएससी प्रीवियस के अंदर भी हमने थोड़ा पढ़ा था इसके बारे में, सॉलिड स्टेट के बारे में। वो सेम टू सेम लगभग चीज़ें वही यहाँ पे आ जाएंगी, थोड़ी इन्हेंस होके। ठीक है, तो ये हमारी बुक थी जिसका नाम था एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी फोटोकेमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट। तो बुक का नाम आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, इसकी पहली हम टॉपिक लेते हैं, वो लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। अब इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होगा, हमें इसके अंदर अलग अलग टाइप की क्या पढ़नी होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना होता है। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। एक्चुअली हमने पहले जान लिया था, लेकिन सारे बच्चों ने कंफर्म क्लियर हो या ना हो, इसे हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा क्या होना चाहिए, रिवाइज होना ज़रूरी होना है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जानते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है अपनी। देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, एक तो इसका वर्ड से नाम आ रहा है स्पेक्ट्रो, और एक वर्ड आ रहा है स्कोपी। दो वर्ड से मिलके बना है आपका स्पेक्ट्रो और स्कोपी। दो वर्ड से मिलके बना अपना स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखो क्या होता है, मान लीजिए मैं क्या ले रहा हूँ, कोई भी मैटर ले रहा हूँ या कोई भी सब्सटेंस ले रहा हूँ। ये मैंने क्या ले लिया, कोई भी सब्सटेंस ले लिया। अब इस सब्सटेंस में मैं कोई भी क्या डाल रहा हूँ, रेडिएशंस डाल रहा हूँ। कोई भी टाइप की क्या डाल रहा हूँ, EMR रेडिएशंस डाल रहा हूँ। EMR रेडिएशंस का मतलब भी मैं आपको समझा दूँगा अभी थोड़ी देर में। अब एक बार के लिए मान लो कि मैंने क्या डाल दी, कोई भी सब्सटेंस ले लिया मैंने, उस पर मैंने EMR डाल दी। ठीक है, EMR मैंने जैसे उस पर डाली तो ये सब्सटेंस क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा।
क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट का मतलब होता है कुछ रेडिएशंस को क्या करेंगे, ऑब्जॉर्ब करेगा। इस मॉलिक्यूल के अंदर कुछ बॉन्ड होंगे वो वाइब्रेट होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगे, ठीक है, कुछ क्या होंगे, है ना, तो वो सारे इंटरेक्शन होंगे कुछ। तो इन इंटरेक्शन के कारण ये जो सब्सटेंस है इस रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट होगा और इंटरेक्ट होके हमें क्या देगा, एक स्पेक्ट्रा देगा। क्या देगा, एक स्पेक्ट्रा देगा। अभी स्पेक्ट्रा क्या होता है, देखो स्पेक्ट्रा क्या होता है, कुछ नहीं होता, कुछ भी ट्रांजिशंस होते हैं। अगर कोई भी सब्सटेंस है वो किसी भी रेडिएशंस के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, तो अनेक प्रकार के क्या होते हैं उसके अंदर ट्रांजिशंस होते हैं। ट्रांजिशन का मतलब ऐसे होते हैं, है ना, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी में जाना, हाई से लो में आना, ये सारी क्या होते हैं, ट्रांजिशंस ही होते हैं, ठीक है। तो इन ट्रांजिशंस के कारण क्या बनते हैं, कुछ लाइन्स बनती हैं, ठीक है, कुछ लाइन्स बनती है जो हमें क्या दिखती हैं, एक मतलब एक लाइन्स के रूप में हमें क्या दिखती है, वो विजिबल होती हैं, ठीक है। वो लाइन्स क्या कहलाती है, हमारी स्पेक्ट्रा कहलाती हैं। वो लाइन्स क्या कहलाती हैं, स्पेक्ट्रा कहलाती हैं। अब ये जो स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये स्पेक्ट्रा जो प्राप्त हुआ है इसकी हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है। इस स्पेक्ट्रा का हमें क्या करना होता है, एनालिसिस करना होता है, संश्लेषण करना होता है। कहने का मतलब हमने कोई भी सब्सटेंस ले लिया, उस पर EMR रेडिएशंस डाल दी, तो वो सब्सटेंस इनके साथ इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करके हमें क्या देगा, कोई स्पेक्ट्रा देगा, और इस स्पेक्ट्रा का हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है। क्लियर। अब ये जो एनालिसिस किया है, यानी ओवरऑल हमने इसकी क्या कर ली, स्टडी कर ली, किसकी, इस स्पेक्ट्रा की। और इस स्पेक्ट्रा की जो एनालिसिस है या जो स्टडी है वही हमारी क्या कहलाती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। अगर हम किसी सब्सटेंस पे क्या डालते हैं, EM रेडिएशन डालते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डालते हैं, तो वो सब्सटेंस उनके साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, रिएक्ट करता है। उनके इंटरेक्ट करने के जो फलस्वरूप हमें क्या मिलती है, कुछ स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं, कुछ लाइंस, कुछ ट्रांजिशंस प्राप्त होते हैं। उन ट्रांजिशंस को का एनालिसिस करना ही या उनकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है, अपना स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है, ठीक है। तो हमारी पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमें क्या करना होता है, इन स्पेक्ट्राओं का क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ गया होगा कि आप मेरे को ये बताओ सर कि स्पेक्ट्रा का एनालिसिस करना ही क्यों है, हमें सब्सटेंस पे रेडिएशंस डालनी ही क्यों है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा क्या दे देता हूँ, आंसर दे देता हूँ सारी चीज़ों का। देखो क्या होता है, जैसे मैंने ये पार्टिकल ले लिया, मुझे पता है ये क्या है, मार्कर का, है ना, मार्कर का ढक्कन है, आपको पता है, मेरे को पता है, लेकिन किसी तीसरे आदमी को नहीं पता। तो वो उसकी स्टडी करेगा ना, वो इसकी स्टडी करेगा कि इसकी नेचर कैसी है, ये कैसा बिहेव कर रहा है, कौन सी रेडिएशन के साथ कैसा बिहेव करेगा, कौन से अदर मॉलिक्यूल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। ये सारी की सारी चीज़ें हमें पता है, आपको पता है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो उस बंदे को नहीं पता, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं पता, उसको उसका केमिकल एनवायरनमेंट नहीं पता। तो उसकी स्टडी करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए, इस पार्टिकल के बारे में जानने के लिए इस पर क्या डाला जाता है, रेडिएशंस डाली जाती हैं, ठीक है। और जो रेडिएशंस हमने डाली हैं वो रेडिएशंस क्या करेंगे, इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। इसके साथ जैसे ही इंटरेक्ट करेंगी तो ये क्या करेगा, खुद के अंदर चेंजमेंट लाएगा, खुद कुछ चेंजमेंट आएंगे इसके अंदर। और वो चेंजमेंट कैसे होते हैं, केमिकली चेंजमेंट होते हैं। और उस केमिकली चेंजमेंट का हमें एनालिसिस करके और हम ये बता सकते हैं कि ये मार्कर का क्या है, एक ढक्कन है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। ऐसे ही हम क्या लेते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लेते हैं और उनकी स्टडी, उनकी स्ट्रक्चर्स वगैरह, वो कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैसा उसका बिहेवियर है, पोलर है, नॉन पोलर है, ये सारी चीज़ें हमें क्या करना होता है, स्टडी करना होता है। इसलिए हमें क्या पढ़नी पड़ती है, हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी पड़ती है। क्लियर। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेन मोटो ही ये है कि जो हमने सब्सटेंस लिया है उसकी नेचर कैसी है, उसका केमिकल एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी केमिकली स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी शेप कैसी है, उसके अंदर कैसे ऑर्बिटल्स हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमें स्टडी करनी होती है, एनालिसिस करना होता है। और उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखो, ये जो आपका स्पेक्ट्रा प्राप्त हुआ है, ये स्पेक्ट्रा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। अब देखो दो प्रकार का कैसे होता है,
एक प्रकार का होता है वो क्या होता है, इमिशन स्पेक्ट्रा, और दूसरा प्रकार होता है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो स्पेक्ट्रा कितना प्रकार का हो गया हमारा, इमिशन स्पेक्ट्रा एंड दैट सेकंड वन इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब ये देखो सिंपल सी बात आप समझ जाओगे कैसे होते हैं। जैसे मैंने ये सब्सटेंस लिया तो इसके क्या होंगे, मान लीजिए सबसे पहले क्या होता है, कोई भी अगर मॉलिक्यूल राउंड मतलब क्या है, नॉर्मल कंडीशन में कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी कंपाउंड हमने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो भी कंपाउंड लिया हमने, वो सारे के सारे क्या होते हैं नॉर्मल कंडीशन में ग्राउंड स्टेट पे ही होते हैं, अपने नॉर्मल एनर्जी लेवल पे ही होते हैं। मान लीजिए मैं क्या ले लूँ, ये क्या है अपना एनर्जी लेवल फर्स्ट है यानी 0 है, जहाँ पे क्या है नॉर्मल कंडीशन में है। ठीक है, मैंने इस पर रेडिएशंस डाली, मैंने इस पे क्या डाल दी, रेडिएशंस डाल दी इस सब्सटेंस पे, तो ये कहाँ पे जाएगा, अपने एक्साइटेड स्टेट यानी हाई एनर्जी लेवल पे जाएगा। लो से कहाँ गया, ये हाई पे गया, कैसे गया, कुछ रेडिएशंस को क्या कर ली इसने, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, कुछ रेडिएशंस को इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और कहाँ पे चला गया, हायर एनर्जी लेवल पे चला गया। तो इसने एब्जॉर्ब किया है ना, जो रेडिएशंस इसने एब्जॉर्ब की हैं, उन रेडिएशंस के आधार पर अगर कोई स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त हो रहा है तो वो कौन सा स्पेक्ट्रा होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो। ठीक है, अब ये कुछ देर बाद में क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में वापस आना चाहेगा। जो हायर एनर्जी लेवल पे जो मॉलिक्यूल गया, जो इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल गया था, वो थोड़ी देर बाद में क्या करेगा, वापस ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा, क्योंकि हाई एनर्जी लेवल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। हमने छोटी क्लास में ये पढ़ लिया था कि कोई भी अगर हाई एनर्जी का कोई भी चीज़ है, हाई एनर्जी का अगर कोई भी चीज़ है, इलेक्ट्रॉन हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी पार्टिकल हो, अगर उसके पास हाई एनर्जी है तो वो क्या है, लेस स्टेबल है, वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रुक सकता है हाई एनर्जी लेवल पे। तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को वापस इमिट करेगा, और वो एनर्जी वापस उसी रेडिएशंस की फॉर्म में करेगा। ठीक है, जो रेडिएशंस हमने दी थी वो रेडिएशंस वापस निकाल देगा। अब जो रेडिएशंस इमिट हुई हैं, ये जो रेडिएशंस इमिट हुई है, इन रेडिएशंस की वजह से जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है वो कैसा होता है, अपना इमिशन स्पेक्ट्रा होता है। ठीक है, तो इस स्पेक्ट्रा कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के, आपका इमिशन स्पेक्ट्रा एंड सेकंड वन इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कब होता है, जब कोई भी मॉलिक्यूल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, उसके बेसिस पे हमें जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है एनालिसिस के लिए, वो स्पेक्ट्रा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है। दैट मीन्स जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा वो एब्जॉर्प्टिव रेडिएशंस के बेस पे निकाला जाएगा। सेकेंड वन हम क्या कह सकते हैं, जो रेडिएशंस इमिट हुई हैं, उन रेडिएशंस की वजह से जो स्पेक्ट्रा एनालिसिस के लिए प्राप्त हुआ है हमें, वो स्पेक्ट्रा को हम बोलेंगे इमिशन स्पेक्ट्रा। दोनों में डिफरेंस क्लियर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात करता हूँ मैं कि इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, कि हाई लेवल पे कैसे समझें हम इसको। जैसे हम घर पे क्या लेते हैं, कोई भी पॉपकॉर्न बनाते हैं, पॉपकॉर्न को जैसे हम गर्म तवे पे रखते हैं तो हम क्या दे रहे हैं, उसको एनर्जी दे रहे हैं। वो क्या करेगा, थोड़ी देर बाद में जैसे एनर्जी प्राप्त होगी वो उछल गया। अब जैसे ही वो ठंडा होगा, ऊपर जाकर जैसे वो ठंडा होगा वापस नीचे आएगा ना। तो सेम कंडीशन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स के अंदर भी होती है कि जैसे ही उसको एनर्जी मिली, हायर लेवल पे गया, कुछ समय के लिए वहाँ पे रुका, वापस नीचे आ जाएगा। ऐसा ही होता है, क्यों आया, क्योंकि वो ठंडा हो गया। ठंडा होने का मतलब उसका टेम्परेचर बाहर निकला है, भाई पहले टेम्परेचर दिया था, वो उतना टेम्परेचर बाहर निकल गया, वापस नीचे आ गया। तो सेम कंडीशन इलेक्ट्रॉन्स वगैरह मॉलिक्यूल्स वगैरह के अंदर ही होता है। जैसे हम उसको क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो वो हायर एनर्जी लेवल पे जाता है, कुछ समय के लिए वहाँ रुकता है, और वापस वही एनर्जी को रिलीज करके वापस कहाँ जाता है, अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। और इसी बेसिस पे हम 2 प्रकार की स्पेक्ट्रा पढ़ लेते हैं। नंबर फर्स्ट इज इमिशन स्पेक्ट्रा एंड नंबर सेकंड इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या जाना, हमने अभी तक जाना कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि द स्टडी ऑफ molecule that depends on the emitting incidenting AMR radiations and
that interact with the substance and we get a spectral line. That analysis of the spectral lines is called spectroscopy. ठीक है, यानी कि जैसे ही हम कोई भी EMR रेडिएशंस की सब्सटेंस पे डालते हैं तो हमें एक स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त होती है और उस स्पेक्ट्रल लाइन का स्टडी क्या कहलाता है, हमें एनालिसिस क्या कहलाता है, हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी. देन हमने पढ़ा कि जो हमें स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त हो रही थी या जो स्पेक्ट्रा प्राप्त हो रहा था वो दो प्रकार का होता है. नंबर फर्स्ट इज इमिशन एंड नंबर सेकंड इज, तो पहला हमने पढ़ा था कौन सा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की डेफिनेशन क्या होगी, द स्पेक्ट्रा दैट we get from the absorption of the radiations. रेडिएशंस के एब्जॉर्प्शन से जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. एंड सेकंड वन इज द इमिशन स्पेक्ट्रा. तो इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होगा, द स्पेक्ट्रा दैट वी गेट फ्रॉम द इमिटिंग लाइट या इमिटिंग रेडिएशंस, दैट इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रा. दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या देखते हैं हम. ये तो सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, स्पेक्ट्रा क्या होता है. ठीक है, अब अगली चीज़ देखते हैं. देखो अगली हमारी जो पहली यूनिट है वो स्टार्ट करते हैं. स्पेक्ट्रोस्कोपी ही इसके अंदर पहली यूनिट है हमारी, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी या यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी. कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो हमारी एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी बुक की पहली यूनिट है, यूनिट नंबर फर्स्ट. इसको बोलते हैं हम यूवी, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पहली यूनिट है. देखो क्या होता है, आपने यहाँ पे एक वर्ड देखा है यूवी यानी अल्ट्रावायलेट, एंड दूसरा हमने देखा है विजिबल. अब ये क्या चीज़ें हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने देख लिया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है. अब देखो क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक नाम बताया था, EM रेडिएशंस. उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यानी EMR. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं वो देखते हैं. हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी रेडिएशंस है उनका कारण ही क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है. ठीक है, देखो क्या होता है. सबसे पहले होती है आपकी कॉस्मिक रेज. कौन सी रेज, कॉस्मिक रेज. दूसरी होती है हमारी गामा रेज. तीसरी हमारी होती है एक्स रेज. चौथी हमारी होती है यूवी रेज. ठीक है, पांचवी हमारी होती है वो होती है आपकी IR. ठीक है, फिर होती है आपकी माइक्रोवेव और लास्ट होती है आपकी रेडियो वेव. ये सारी की सारी क्या है, हमारी AMR है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव क्यों बोलते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्यों बोलते हैं. इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक भी होते हैं और मैग्नेटिक दोनों फील्ड होते हैं. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं. और आप एक क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. ठीक है, अगर आपकी इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो ऐसे चल रहा है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड इसका परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, अगर ऐसे चल रही है तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे चलेगा. ठीक है, इसका परपेंडिकुलर होता है. तो अक्स कॉस्मिक रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, यूवी रेज होती हैं, IR होती हैं, माइक्रोवेव, रेडियो वेव. IR की फुल फॉर्म होती है इंफ्रारेड. कौन सी, इंफ्रारेड. अब आपने यहाँ पे नाम पकड़ लिया होगा, ये यूवी रेज की आ गया भाई अपना नाम. ठीक है, अभी यूवी रेज का क्या मतलब है. अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम क्या लिखते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लेते हैं, कंपाउंड लेते हैं, उस पर कोई भी रेडिएशंस डालते हैं. तो यहाँ पे हमें कौन सी पढ़नी है, यूवी. तो हमें क्या डालनी पड़ेगी यहाँ पे, यूवी रेज डालनी पड़ेगी. ठीक है, वहाँ पे AM रेज डाल रहे थे कोई भी किसी प्रकार की, लेकिन हमें यहाँ पे पढ़नी कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है. तो यहाँ पे कौन सी रेडिएशंस डालनी पड़ेंगी, यूवी रेडिएशंस डालनी पड़ेंगी. मान लीजिए मैंने ये क्या ले लिया, कोई भी क्या ले लिया, सब्सटेंस ले लिया,
अब इस पे रेडिएशंस में डाल रहा हूँ तो कौन सी डालूंगा, यूवी रेज ही डालूंगा, क्योंकि हमें कौन सी स्टडी करनी है, यूवी स्टडी करनी है। ठीक है, जैसे मैंने इस पे क्या डाली, यूवी रेज डाली, अब ये क्या करेगा, इसके अंदर सब्सटेंस है वो क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, और इंटरेक्ट करेगा तो हमें क्या प्राप्त होंगे, स्पेक्ट्रा प्राप्त होंगे, और इस स्पेक्ट्रा का एनालिसिस कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाएगी, आपकी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाएगी। क्लियर, तो मैं बोल सकता हूं क्या कि अगर किसी सब्सटेंस पे यूवी रेडिएशंस डालने पर जो उसके अंदर जो इंटरेक्ट होते हैं और उनसे जो क्या बनते हैं, स्पेक्ट्रा बनते हैं, उनका एनालिसिस ही यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। बोल सकते हैं भाई, स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने पहले डेफिनेशन देख ली थी कि उसके अंदर किसी भी सब्सटेंस के ऊपर क्या डालते हैं, कोई भी रेडिएशंस डालते हैं तो हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, उसका एनालिसिस स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। अब यहाँ पे रेडिएशंस पर्टिकुलर यूज में हमने ले ली यूवी यानी अल्ट्रावायलेट, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डालने पर किसी सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंजमेंट होगा और उससे हमें क्या प्राप्त होंगे, कुछ स्पेक्ट्रा प्राप्त होंगे, और इन स्पेक्ट्रा का एनालिसिस क्या होगा, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्या होती है, डेफिनेशन होती है। अब देखो ये जो यूवी रेज होती हैं, यूवी रेज क्या होती हैं, इनका एक क्या होता है, रेंज होता है। ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, एक रेंज होती है, इनकी वेवलेंथ की रेंज होती है। वो रेंज मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। मान लीजिए मैंने क्या ले ली, कोई भी यूवी रेज ले ली, तो वो तीन पार्ट में होती है, हम उसको 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, देखो पहला पार्ट होता है कौन सा, आपका 50 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर के बीच। कितना होता है, 50 से 200 नैनोमीटर के बीच में होती है पहली आपकी यूवी। दूसरी होती है 200 से 400 नैनोमीटर के बीच। पहली कौन सी होती है, 50 से 200, दूसरी कितनी होती है, 200 से 400। ठीक है, तीसरी होती है आपकी 400 से 800। क्लियर, तो पहली आपकी जो यूवी हमने डाली, यूवी 3 पार्ट की होती है, 3 भागों में बटी हुई होती है, उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली आपकी 50 से 200 के बीच की, 200 से 400 के बीच की, और 400 से 800 नैनोमीटर के बीच की। अब ये नैनोमीटर किसकी यूनिट है, वेवलेंथ की यूनिट है। आप देखो इधर बढ़ रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रही है ना, तो ये देखो इधर वेवलेंथ आपकी लैम्डा क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझ गए, अगर EMR रेडिएशंस का आप ऑर्डर देख रहे हो, तो अगर आप कॉस्मिक रेंज से रेडियो वेव रेंज तक जा रहे हो तो लैम्डा क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर लैम्डा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। समझ गए, यानी कि E बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है ना, क्योंकि एनर्जी क्वांटाइज्ड राशि है, एनर्जी क्वांटिकृत राशि होती है, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी होती है, इसलिए हम E बराबर एच न्यू लिखते हैं, और न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एनर्जी बढ़ेगी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम होगी एनर्जी कम होगी। तो आप देख सकते हैं कि कॉस्मिक रेज की लैम्डा सबसे ज़्यादा है, मतलब एनर्जी उसकी सबसे कम है। ठीक है, यानी कि लैम्डा इसकी सबसे कम है, इसका मतलब एनर्जी इसकी सबसे ज़्यादा है। कॉस्मिक रेज होती है उस सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक क्या होती है, रेज होती हैं, इसलिए हम उसको देख नहीं सकते, वो हमें विजिबल नहीं होती। समझ गए, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए वो हमें नग्न आंखों से हमें वो दिखाई नहीं देती, हार्मफुल होती हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे यूवी के बारे में। तो देखो यूवी की जो रेंज होती है वो 50 से 800 nm के बीच में होती है। ठीक है, तो पहली जो यूवी है उसका नाम होता है फार यूवी। कौन सी, फार यूवी, है ना। इसको दूसरा भी बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं वैक्यूम यूवी। कौन सी यूवी, वैक्यूम यूवी, क्योंकि इसके अंदर स्टडी होती ही नहीं किसी चीज़ की, इसकी एनर्जी बहुत कम होती है। ठीक है, फिर दूसरी होती है आपकी मिडल या फिर इन्वेस्टिगेशन यूवी। मिडल या फिर इन्वेस्टिगेशन यूवी, क्योंकि यहाँ पे इस रेंज में इन्वेस्टिगेशन सबसे ज़्यादा होता है।
ठीक है। तीसरी अपनी होती है वो होती है आपका विजिबल यूवी। कौन सी यूवी? विजिबल यूवी। ठीक है, तो अगर हम स्टडी करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की करते हैं। अगर हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें कौन सी रेंज की यूवी लेनी पड़ेगी? 200 nm से 800 nm के बीच की यूवी लेनी पड़ेगी। अब देखो, इन्वेस्टिगेशन यूवी भी आ रही है और विजिबल यूवी भी आ रही है, इसलिए इसको कंबाइंड रूप में हमने क्या बोल दिया? अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। समझ गए? तो अगर हमें अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है तो इसकी रेंज हमें क्या लेनी पड़ेगी? 200 nm से 800 nm, यानी इसकी वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए? 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच की इसकी क्या होनी चाहिए? रेंज होनी चाहिए। सारी बातें क्लियर? अब देखो, कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने जैसे परिवेश के अंदर पढ़ी थी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके अंदर हमने क्या डाली थी? रेडियो वेव। ठीक है, रेडियो वेव जैसी डाली तो क्या हुआ था उसके अंदर? उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ था, जिससे हमने क्या की थी? इसकी स्टडी की थी, है ना। वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ था। यहाँ पे क्या होगा? जैसे है हम किस पे डालेंगे? इस पे, इस सब्सटेंस पे यूवी रेज डालेंगे। किस रेंज की? 200 से 800 nm के बीच की रेंज की क्या डालेंगे? यूवी डालेंगे। डालते ही क्या होगा? क्या होगा? यहाँ पे होंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगे। समझ गए मेरी बात को? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस का मतलब होता है इस जो मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने ग्राउंड स्टेट को छोड़ के कहाँ चले जाएंगे? हायर स्टेट में चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों के कारण जो ट्रांजिशन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हमने क्या क्या चीज़ें जान ली? सबसे पहले तो उसकी रेंज क्या होनी चाहिए? 200 से 800 nm के बीच की होनी चाहिए। दूसरा, इसके अंदर कौन से ट्रांजिशन होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, इसलिए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। दूसरी चीज़ें, जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, कब होंगे? जब वो इलेक्ट्रॉनों को, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे? रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे। कब होंगे? जब वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। किसको? रेडिएशंस को। और अभी अभी मैंने आपको बताया था, किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी मॉलिक्यूल अगर कोई रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है और उससे अगर कोई स्पेक्ट्रा आ रहा है तो वो कौन सा स्पेक्ट्रा होता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कौन सा स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे हम? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। समझ गए? तो तीन चीज़ें आप नॉर्मली याद रखेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। नंबर फर्स्ट वन इज यूवी रेस डालेंगे। दूसरी, रेंज क्या होनी चाहिए? 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में होनी चाहिए, जिसमें आपका क्या आ जाएगा? मिडल या इन्वेस्टिगेशन यूवी से लेकर विजिबल यूवी तक क्लियर हो जाएगा दोनों का। तीसरी हमने पढ़ी कि इसके अंदर कौन से ट्रांजिशंस होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। चौथी चीज़ हमने क्या पढ़ी? इसके अंदर जो स्पेक्ट्रा बनता है वो कैसा बनता है? आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनता है। ठीक है, अब देखते हैं कि वो ट्रांजिशंस कैसे होते हैं। चलो देखें ट्रांजिशंस कैसे होंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हमने यूवी डाली है उसके अंदर जो ट्रांजिशंस है वो कैसे होते हैं? देखो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगे और ये ट्रांजिशंस हम पढ़ेंगे किस पे बेसिस पे? MOT के बेसिस पे। कोई भी मॉलिक्यूल लेंगे तो उसकी अगर स्टडी करनी है तो क्या पढ़ेंगे हम? MOT। MOT का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बहुत पढ़ रही थी हमने, BSc के अंदर भी पढ़ी है, MSc प्रीवियस के अंदर भी पढ़ी है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। एक बार थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। देखो क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, चाहे वो ऑर्गेनिक है चाहे इनऑर्गेनिक, सबसे पहले क्या होते हैं? उसके अंदर बॉन्डिंग होते हैं। कौन सा एरिया होता है? बॉन्डिंग एरिया होता है। फिर कौन से एरिया होते हैं? नॉन बॉन्डिंग एरिया होता है। जितने बॉन्डिंग एरिया होते हैं सेम उतने क्या होते हैं? एंटी बॉन्डिंग एरिया होते हैं। कौन से एरिया होते हैं? एंटी बॉन्डिंग। यही होता है।
मान लीजिए किसी के अंदर सिग्मा बॉन्डिंग है तो उसके भी अपोजिट क्या होगा, सिग्मा स्टार यानी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होगा। अगर किसी के अंदर पाई बॉन्डिंग है तो उसके अंदर क्या होंगे, पाई स्टार बॉन्डिंग होंगे। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग है तो क्या हो जाएगा आपका एन। ठीक है, अब मान लीजिए सबसे पहले ट्रांजिशन आपका इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड ट्रांजिशन कर रहा है सिग्मा स्टार में, सिग्मा बॉन्डिंग से सिग्मा नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में क्या कर रहा है, तो पहला ट्रांजिशन क्या हो गया हमारा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। यही हो रहा है, देख लो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो सिग्मा से सिग्मा स्टार में जा रहा है। दूसरा देखो क्या हो सकता है, पाई से पाई स्टार में जा सकता है। ये देखो पाई से कहाँ जा रहा है, पाई स्टार में। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है कि नॉन बॉन्डिंग से कहाँ चला जाए, पाई स्टार में, या फिर नॉन बॉन्डिंग से ऐसा चला जाए। यानी तीसरा मैं क्या बोल सकता हूँ, N2 सिग्मा स्टार। चौथा क्या बोल सकता हूँ, N2 पाई स्टार बोल सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि पाई स्टार से पाई में जा रहा है, सिग्मा से सिग्मा, ऐसा नहीं होता है। बॉन्डिंग के बॉन्डिंग में नहीं जा सकते, एंटी बॉन्डिंग के एंटी बॉन्डिंग में नहीं जा सकते। ठीक है, तो ऐसे 4 ट्रांजिशंस हमारे यहाँ पॉसिबल है, पॉसिबल है ना। देखो अब मेरे को ये बताओ, पाई बॉन्ड को तोड़ना इजी होता है या फिर सिग्मा बॉन्ड को, सिग्मा बॉन्ड को इजी होता है। तो ये बोल सकता है कि सिग्मा है और सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, ये दोनों क्या है, अलाउ कर रहे हैं दोनों। इसको बोलते हैं अलाउ ट्रांजिशंस। कौन से ट्रांजिशंस, अलाउ ट्रांजिशंस। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो दो क्या होते हैं अपने अलाउ ट्रांजिशंस होते हैं, दो क्या होते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशंस होते हैं। ठीक है, अब देखो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले अपना क्या करते हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार देखते हैं। ये आपका सिग्मा और ये आपका सिग्मा स्टार, ये ट्रांजिशन हो गया। तो ये क्या होता है, पहला पॉइंट आपका सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशंस होते हैं वो अलाउज ट्रांजिशन है। तो ये क्या होगा, ये क्या होता है, लोअर वेवलेंथ पे होता है। कैसे होता है, लोअर वेवलेंथ पे होता है, यानी इसमें वेवलेंथ क्या होती है, लो होती है। अब वेवलेंथ लो होती है तो एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। तो ये कैसा होता है, हाइयर एनर्जी ट्रांजिशन होता है। सिग्मा टू सिग्मा स्टार क्या होता है, हाइयर एनर्जी ट्रांजिशन होता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा टू सिग्मा स्टार में होती है। ठीक है, ज़्यादा इससे कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं होता, ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं होता इससे, इसलिए इसको क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट मान के इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वेवलेंथ इसकी कम होती है और एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करते, इससे ज़्यादा रिजल्ट हमें प्राप्त नहीं होते, इसलिए इसको क्या करते हैं हम नेग्लिजिबल बोलते हैं। दूसरी बार एनर्जी किसकी होगी, मैं एनर्जी का ऑर्डर लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, आपकी एनर्जी होगी सिग्मा टू सिग्मा स्टार की। उससे कम किसकी होती है, सिग्मा टू N2 सिग्मा स्टार की। तीसरी एनर्जी होती है आपकी पाई टू पाई स्टार, और सबसे कम होती है किसकी, N2 पाई स्टार। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा टू सिग्मा स्टार की, सबसे कम एनर्जी। अब सिग्मा बॉन्ड किस में होते हैं, सिग्मा बॉन्ड किस में होते हैं, एल्केन वगैरह के अंदर ही होते हैं, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो उसमें तो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन उसी में होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशंस होते हैं वो कैसे कंपाउंड में होते हैं, सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं, सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं। और आपके जो पाई टू पाई स्टार मॉलिक्यूल जो ट्रांजिशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स में होते हैं। ठीक है, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार अलाउ ट्रांजिशन होता है, लोअर वेवलेंथ पे होता है, इसलिए वो हाई एनर्जी ट्रांजिशंस होते हैं।
सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ पाई टू पाई स्टार अलाउ ट्रांजिशन होता है, जो क्या करता है अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने ट्रांजिशंस वगैरह देख लिए होंगे। ठीक है, अब देखो आगे की चीज़ें देखते हैं। आगे हम अगला टॉपिक है वो कल डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन लॉ। अब एब्जॉर्प्शन लॉ क्यों पढ़ने होते हैं, जो हमने पहले ही पढ़ लिए हैं, जैसे पहली क्लास में पढ़े थे, हमने सेकंड ईयर में पढ़े थे लैम्बर्ट रूल, बियर लैम्बर्ट रूल। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे वाली क्लास के अंदर। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन लॉ हमें क्यों पढ़ना पड़ता है, मैंने अभी बताया था, क्योंकि इसके अंदर कौन से स्पेक्ट्रा बनते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं। तो एब्जॉर्प्शन के लिए कौन कौन से लॉ अप्लाई होते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़नी तो ज़रूरी होंगी, इसलिए हमें एब्जॉर्प्शन लॉ पढ़ने होते हैं, वो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें। थैंक यू।